हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे लॉज ऑफ मोशन फॉर नीट एंट्रेंस। ठीक है। तो पहले हम लोग जो पूरा चैप्टर है एक्चुअली, ये चैप्टर मतलब जो फ्रिक्शन को छोड़ के जो बाकी वाला पार्ट ना, वो पार्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट लॉ हो गया, मोमेंटम हो गया, एग्जाम्पल फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन हो गया। थर्ड लॉ, मैन इन लिफ्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, कनेक्टेड बॉडीज। और फिर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ। ठीक है। तो बेसिकली जो ये चैप्टर है ना, लॉज ऑफ मोशन, दिस इज अबाउट, मेन कॉन्सेप्ट है इसमें फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, फिर मोमेंटम, मोमेंटम से आपका सेकेंड लॉ आएगा। ठीक है। फिर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है। अब कॉन्करेंट क्या होता है, मतलब हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था कि अगर एक ही पॉइंट में अलग अलग वेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इस वीडियो में मतलब फ्रिक्शन और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये वाला पार्ट नहीं है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा एक अलग चीज है, सर्कुलर मोशन में भी थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चन मतलब आपके नीट में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है, दिस इज अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस, जो नेचर में हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है। तो चार फंडामेंटल फोर्सेस है: ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। ठीक है। अब ये रेशियो आपको याद नहीं भी रहे तो चलेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है। फिर हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर हो गया वीक फोर्स, और फिर हो गया ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया वीकेस्ट। ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो मतलब न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ठीक है। सो ये हो गया आपके फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब ये जो लॉ था, ये सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो ये जो लॉ है, ये इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, ये फोर्स को भी एक्सप्लेन करता है कि बिकॉज ऑफ फोर्स हमारा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन ए बॉडी। ठीक है। क्या क्या इफेक्ट्स हैं? इट में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब स्पीड जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है। इट में चेंज बोथ स्पीड एंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकता है। ठीक है। मतलब देखिए, फोर्स ऐड कर रहा है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हुआ है। और एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, या दोनों चेंज होगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, जब दोनों चेंज होगा। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है? इट में चेंज द साइज। ठीक है। फोर्स की वजह से क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो गया। ठीक है। वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, साइज चेंज हो गया। ठीक है। सो ये कुछ इफेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया कितने तरह का होता है? एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है। अनबैलेंस फोर्स मतलब सिर्फ फोर्स के वजह से मोशन नहीं होता है। ठीक है। फोर्स के वजह से मोशन नहीं होता है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे ऊपर तो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, बट टोटल फोर्स जीरो है।
इसलिए मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि अगर बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो इट विल कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई फोर्स एक्ट ना करे। फोर्स अगर एक्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया इनर्शिया। इनर्शिया के तीन टाइप्स। ठीक है, सो दिस इज द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब सेकेंड लॉ जो है उसमें वो किसको डिफाइन करता है, वो मोमेंटम को डिफाइन करता है। ठीक है, अब मोमेंटम होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू mv। ये हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ बोलता है कि जो फोर्स है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। F इज इक्वल टू dp बाई dt। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो F इक्वल टू dp बाई dt है ना, P जो है वो तो m इंटू वी हो गया, m इंटू वी हो गया। ठीक है, तो हम लोग फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स हो गया यहाँ पे, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया फोर्स का, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। करेक्ट, मतलब एक बार m को कांस्टेंट लिया, एक बार v को कांस्टेंट लिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर सपोज कर लो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट अगर है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया, तो ये टर्म बचा रहेगा, तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने से फोर्स जीरो नहीं होता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है बट मास चेंज हो रहा है। ये कहाँ पे यूज होता है, ये मतलब जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में यूज हो गया, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, और फिर आपका कन्वेयर बेल्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज इन मास। ठीक है, अच्छा, ये कब होगा, ये तब होगा जब मास कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है तो डीएम बाई डी टी, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो होगा तो ये वाला बाकी रहेगा ना, एम डीवी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए मतलब ये सेकेंड लॉ नहीं है, सेकेंड लॉ है एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, दिस इज द सेकेंड लॉ। ठीक है, और ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। कब होगा, जब मास कांस्टेंट होगा। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कब, जब मास कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फिर एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब ये वाला जो F इज इक्वल टू हमने लिखा ना एम, सॉरी, वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, ये जो सेकेंड लॉ का एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, ये हम लोगों ने कब लिखा, ये मतलब हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म रह जाएगा, तो ये वाला हो गया हमारा F इज इक्वल टू पी डी एम। इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ए 5 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन में है, मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इट इज स्ट्रक बाई जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। मतलब जो वाटर इसको हिट कर रहा है वो 3 kg पर सेकेंड वाटर हिट कर रहा है। ठीक है, विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। सो कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन। देखिए, अब एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो ऑब्वियसली हमको फोर्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। ठीक है, और फोर्स कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो मास हिट कर रहा है पर सेकेंड वो डीएम बाई डी टी हो गया 3। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा, एफ इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, तो फोर्स आ गया 12 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स अगर 12 न्यूटन आ गया, मास कितना है, मास ब्लॉक का 5 kg है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, मतलब 12 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ओके। अच्छा, नेक्स्ट आ गए हम लोग इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इट इज ए इम्पैक्ट ऑफ फोर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया इम्पल्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। या जैसे क्रिकेट में बॉल को कैच कर लिया, ठीक है, तो वहां पे इम्पल्स आता है। ठीक है। अच्छा, तो मैथमेटिकली हम लोग इम्पल्स को कैसे लिखते हैं? जे, इम्पल्स का सिंबल हो गया इंटीग्रेशन एफ डी टी। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स, दिस कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है। अच्छा, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? देखिए, एफ इज इक्वल टू, सेकेंड लॉ हमको मिला था, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो फोर्स अगर जीरो है, फोर्स अगर जीरो है, ये फोर्स अगर जीरो है, तो डीपी बाई डी टी जीरो होगा। डीपी बाई डी टी अगर जीरो है, डीपी बाई डी टी अगर जीरो है, तो इसका मतलब पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। मतलब अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे देखिए जो ये एफ है ना, ये कौन सा फोर्स है? दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स नहीं है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करेगा, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एनसीईआरटी से एक चीज मैंने यहाँ पे फोटो स्कैन करके लगाया है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके एनसीईआरटी से ही मैंने लिखा है कि देखिए हमको मिला एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो इसी को अगर कंपोनेंट फॉर्म में देखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया डी पी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी टी। और एफ वाई इज इक्वल टू हो गया डी पी वाई बाई डी टी। ठीक है, और एफ जेड इज इक्वल टू हो गया डी पी जेड बाई डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो एफ एक्स है वो किसको चेंज कर रहा है? इट इज चेंजिंग मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। वो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस या मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो एफ वाई है वो पी वाई को चेंज कर रहा है, एफ वाई पी एक्स और पी जेड को चेंज नहीं कर सकता है। तो मतलब फोर्स उसी मोमेंटम को चेंज करेगा जो उसी का डायरेक्शन होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा, जैसे एफ एक्स है, ठीक है, अब एफ एक्स इस डायरेक्शन में है, और पी वाई तो इस डायरेक्शन में है, पी जेड इस डायरेक्शन में है। तो जो एफ एक्स है वो पी वाई और पी जेड को कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको कुछ इफेक्ट नहीं करता है। इट कैन चेंज ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, या अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको, उस मोमेंटम को डिक्रीज करेगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो उस मोमेंटम को इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो दिस, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिस मीन्स दैट if force is not parallel to the velocity of the body but makes some angle with it, it changes only the component of velocity along the direction of the force, along the direction of the force। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि ये फोर्स है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये आपका अ, ये वेलोसिटी हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया v cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया इधर हो गया v sin थीटा। तो ये जो फोर्स है ना, ये v cos थीटा को चेंज कर सकता है, इसको इंक्रीज करेगा क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, बट इसको कुछ चेंज नहीं कर सकता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। सो फॉर एग्जांपल, इन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अंडर वर्टिकल ग्रेविटेशन फोर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यहाँ पे ये u था, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये u cos थीटा होगा। ठीक है, तो ये हर जगह पे u cos थीटा ही होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर है। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो वो मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा, तो मतलब क्या है, वो वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मोमेंटम को अगर चेंज नहीं कर सकता है, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्स उस कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा जो उस फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब फोर्स उस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को भी चेंज नहीं करेगा जो उस फोर्स के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया? ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक वॉल है,
ठीक है, एक वॉल है और ये एक वॉल है, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉल ऐसे आ रहा है, और बॉल आके, बॉल सपोज कर लीजिए बॉल है मास एम, सो वी स्पीड से उसने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके इस साइड बाउंस किया, इस साइड चला गया है, उस सेम स्पीड में गया, ठीक है। ये थीटा एंगल दिया हुआ है, ये भी थीटा एंगल दिया है, ये नॉर्मल है, ठीक है। सो हमको चेंज इन मोमेंटम सपोज निकालना है इस केस में, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो देखिए सिस्टम आपका ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो इसको मैं अगर थोड़ा आगे खींच दूँ, ये तो ये मोमेंटम एम वी हो गया, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा, ठीक है। अब ये अगर मैं एक्स एक्सिस लूँ और ये ऊपर वाला डायरेक्शन वाई एक्सिस, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपका एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप होगा। ये भाई नीचे की तरफ है, ये इस तरफ है, राइट साइड तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब जब ये बाउंस होगा ना, तो बाउंस होके इधर ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका एम वी हो गया, ये थीटा एंगल है, तो इधर हो गया आपका एम वी कॉस थीटा, और इधर हो गया आपका एम वी साइन थीटा। तो मतलब जो फाइनल मोमेंटम वो हो जाएगा माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। मतलब ये माइनस ले लिया क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, ये नीचे की तरफ है तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करें, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो आपका ये जे कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस ट्वाइस एम वी कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम से आप दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द इम्पल्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। सो ये इम्पल्स से रिलेटेड एक एप्लीकेशन था। फिर आ गए हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन। तो अब रॉकेट देखिए, रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, तो ये जो साइड में जो ये सिलेंडर जैसे होते हैं ना, तो एक एक स्टेज में ये सिलेंडर ऊपर से गिरता जाता है। क्यों गिरता जाता है? कि सिलेंडर में मतलब फ्यूल होता है, ठीक है, तो फ्यूल जब बर्न हो गया ना, तो वो सिलेंडर तो किसी काम का नहीं है, तो वो उसको इजेक्ट छोड़ देता है, ठीक है। तो जब मतलब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका मास मतलब चेंज होता रहता है, क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। तो फॉर ए रॉकेट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो देखिए वी रिलेटिव, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस विद, मतलब ये जो गैस इजेक्ट हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई डी टी, दिस इज द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एम जी इज द फोर्स, जो रॉकेट का वेट है वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जी इज द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द नेट फोर्स, एंड इस फोर्स से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये तो एम ए हो गया, ठीक है। सो दिस इज रॉकेट प्रोपल्शन के लिए ये वाला इक्वेशन हमारे काम में आएगा, ठीक है। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है, दिस इज द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हो गया नेट फोर्स, ठीक है। इफ द रॉकेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, तो वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये आ गया, याद आ गया तो ये तो खैर आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये हो गया रॉकेट प्रोपल्शन। फिर आ गए हम लोग थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, थर्ड लॉ क्या है कि जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये दो ब्लॉक है, ठीक है, आपस में एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ब्लॉक वन, ऊपर वाला ब्लॉक वन है और नीचे वाला ब्लॉक टू है।
तो ब्लॉक टू में जो फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स ऑन टू ड्यू टू F21, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, सो दैट इज F21, ये नीचे की तरफ हो गया। एंड F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स, ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा देखिए, ये एक फोर्स अगर एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। बीच में इक्वल टू है और माइनस साइन है, मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। ये इक्वल जो सिंबल है, वो ये जो इक्वल सिंबल है ना, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है कि द एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, अच्छा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पे एक्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे F12 है और F21 है, तो एक अगर एक्शन है, इसको अगर हम लोग एक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन है। ठीक है, और इसको अगर एक्शन बोलोगे तो ये रिएक्शन है, तो ये तो हम दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अब देखिए, एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है, तो ऐड करने से तो जीरो हो जाएगा। बट ऐड कैसे करेंगे, ये तो अलग अलग बॉडी पे ऐड कर रहे हैं ना। सो यहाँ पे इसलिए लिखा है, दे नेवर कैंसिल ईच अदर, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, सिंस दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, सिंस दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो थर्ड लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, थर्ड लॉ मतलब हम लोगों ने सिर्फ ये याद रखने से काफी नहीं है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्टेटमेंट ठीक है, बट काम का चीज ये है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मैन इन लिफ्ट। ठीक है, तो मैन इन लिफ्ट मतलब क्या है कि जो ये मैन है ना, देखिए एक आदमी है, वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। ठीक है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, तो इधर जो फोर्स लगा रहा है, मतलब आदमी का जो वेट है mg हो गया, और जो वेइंग मशीन में नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, तो अब ये तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो n इक्वल टू हम लोग mg बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो उसका वेट हो गया, वेट हो गया। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन हो गया जो, मतलब वेइंग मशीन में जो उसको नजर आ रहा है, ऑब्जर्व वेट। ठीक है, तो इस केस में तो ऑब्जर्व ऑब्वियसली ऑब्जर्व वेट और जो वेट है एक्चुअल वेट, वो दोनों तो इक्वल ही होगा। मतलब आदमी जितना वेइंग मशीन में फोर्स लगा रहा है, वेइंग मशीन में उतना ही फोर्स लगा रहा है। वेइंग मशीन जो आदमी में फोर्स लगा रहा है, वो रीडिंग हमको वेइंग मशीन में दिखता है ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जो आदमी है ना, वो वेइंग मशीन में खड़ा है, बट जो वेइंग मशीन है ना, वो लिफ्ट के अंदर है, वो लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, और इस केस में दिखा रहा है कि लिफ्ट जो है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो लिफ्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर इस आदमी को आप लोग देखें, तो देखिए mg फोर्स नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, बट सिस्टम तो नीचे की तरफ एक्सलेट कर रहा है, सिस्टम नीचे की तरफ एक्सलेट कर रहा है, मतलब नेट फोर्स क्या होगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो नीचे मोशन नीचे की तरफ है ना, तो mg बड़ा हो गया, तो हमने लिखा mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे एन इक्वल टू आ गया एम जी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में एन इक्वल टू एम जी था, अब यहाँ पे आ रहा है एन लेस देन एम जी आ रहा है, क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए आ रहा है ना, तो एन इसका मतलब एम जी से कम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे अपेरेंट वेट जो होगा, अपेरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट मतलब लिफ्ट जब नीचे मूव करेगा, तो उस केस में आदमी अगर वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, तो उसको जो वेट नजर आएगा ना, वो कम नजर आएगा। ठीक है, अपेरेंट वेट विल बी लेस देन द एक्चुअल वेट। अच्छा, इसका उल्टा अब क्या होगा, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब सिस्टम में देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ऐड कर रहा है, एमजी नीचे की तरफ ऐड कर रहा है। सिस्टम अगर ऊपर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली एन एमजी से बड़ा है, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू आ गया एम जी प्लस ए, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन एम जी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन एम जी। मतलब यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है, ठीक है, यहाँ पे अपेरेंट वेट जो है, वो ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ठीक है, तो मतलब लिफ्ट जब ऊपर जाएगा, तो वहां पे ज्यादा वेट नजर आएगा आपको। ठीक है, ज्यादा वेट नजर आएगा। और इनकेस अगर केबल टूट गया, ठीक है, लिफ्ट का केबल टूट गया, तब तो फ्री फॉल हो गया। इस केस में अगर फ्री फॉल हो गया, मतलब ए इक्वल टू जी हो गया, तो ए इक्वल टू अगर जी हो गया, तो यहाँ पे ए इक्वल टू अगर जी दें, ए इक्वल टू जी, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब वेटलेसनेस का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, ये वेटलेसनेस का कंडीशन हो गया। ठीक है, वेटलेसनेस कब होगा, जब ये ऊपर का केबल टूट जाएगा, तब फ्री फॉल होगा लिफ्ट का। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर का ब्लॉक है, एक ग्रीन कलर का ब्लॉक है, तो एक का मास स्मॉल एम, एक का मास कैपिटल एम। ठीक है, अब देखिए फोर्स कैपिटल एफ जो है ना, ये जो एफ है ये आपका हो गया एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन स्मॉल एम। तो एम जो है स्मॉल एम, वो कैपिटल एम के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, स्मॉल एफ लगाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये फोर्स लग गया, कैपिटल एफ फोर्स, ये स्मॉल एफ फोर्स मतलब कैपिटल एम मास पे। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम। छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक में ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब बड़ा ब्लॉक भी तो छोटे ब्लॉक में उतना ही फोर्स लगाएगा, स्मॉल एफ फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब देखिए, अब मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। अब मतलब छोटे वाले ब्लॉक को अगर देखें अलग से, तो छोटे वाले ब्लॉक पे इधर से फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, और इधर से फोर्स लगा रहा है स्मॉल एफ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, और वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ही। और जो बड़ा ब्लॉक है उस पे फोर्स ऐड कर रहा है इधर से एफ, और वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ही। तो इसके लिए तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, कैपिटल एम इंटू ए। ठीक है, और जो छोटा ब्लॉक है, ठीक है, छोटे वाले ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, छोटे वाले ब्लॉक के लिए एफ, अब देखिए मोशन इस डायरेक्शन में, मोशन इस तरफ है, मोशन जिस तरफ होगा ना, तो उससे पता चलेगा वो फोर्स कौन सा फोर्स बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला फोर्स बड़ा होगा, अभी तो इस साइड मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो हमेशा बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स लिखना है, इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, तो ये एफ यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम प्लस एम। ठीक है, अब ये यार आना भी था, ये कोई अजीब चीज नहीं है, मतलब शॉक नहीं होना चाहिए, ओ ये तो मेरे को पता ही था। हाँ हमको पता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ब्लॉक जो हैं एक साथ मूव कर रहे हैं, तो मतलब ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है, और दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन ही, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन अगर यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, तो हमको कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स एफ डिवाइड बाय एम प्लस एम, एम प्लस एम। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ब्लॉक के लिए किया है, अब वैसे ही आप ये एक बार प्रैक्टिस करके देखना कि अगर ऐसे तीन ब्लॉक है, तीन ब्लॉक है, इन कांटेक्ट है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे, छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स इफेक्ट कर रहा है, तब किसी भी दो ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ गए हम लोग कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब टेंशन का कॉन्सेप्ट आने वाला है, कनेक्टेड बॉडीज में स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट केस है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है ऑफ सम मास। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री मास है, एम ले लेते हैं। तो यहाँ एक स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को ये आदमी खींच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग जो आदमी को, आदमी स्ट्रिंग को खींचेगा तो स्ट्रिंग भी तो आदमी को खींचेगा, तो आदमी के ऊपर जो फोर्स लग गया वो टेंशन हो गया टी। और यहाँ पे इस एंड में जो स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी हो गया टी। ठीक है, तो टेंशन, ये टेंशन टी है, जो टेंशन है ना, ये भी एक तरह का एक रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, रिएक्शन फोर्स ये कौन लगाता है, एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग लगाता है। ठीक है, खाली यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिंग है उसको हम लोगों ने एक यहाँ पे एक चीज एज्यूम करना है कि जो स्ट्रिंग है ना वो आपका इनएक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, जो स्ट्रिंग होगा वो इनएक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल होगा मतलब कि उसका लेंथ चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, और स्ट्रिंग जो होगा वो मासलेस होगा। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो लेंथ हो गया वो कांस्टेंट हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, और स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टेंशन एट ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विल बी सेम, विल बी सेम एंड टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन जो होगा वो हमेशा टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ठीक है, अब नॉर्मली मतलब नीट लेवल के क्वेश्चन में जो स्ट्रिंग है वो हमेशा स्ट्रेट ही आता है।
ठीक है। बट जेई लेवल के क्वेश्चन में स्ट्रिंग कभी कभी ऐसे बेंड हो जाता है, तो उस केस में जो टेंशन है वो टेंजेंशियल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो टेंशन स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे सेम होगा, प्रोवाइडेड स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं यहाँ पे एक सिचुएशन में, कि जैसे यहाँ पे M1 और M2 दो ब्लॉक है, उनको बीच में एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए फोर्स में F अप्लाई कर रहा हूँ M2 पे। तो M2 जो स्ट्रिंग पे यहाँ पे M2 के वजह से स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो गया T, मतलब तो T स्ट्रिंग भी M2 को खींचेगा इधर T, यहाँ पे स्ट्रिंग M1 को खींचेगा विद टेंशन T। अब ये दोनों T T क्यों लिखा है? सेम टेंशन है, स्ट्रिंग में तो सेम टेंशन होगा। ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ही होगा। तो ये M1 के ऊपर तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहाँ पे कोई फोर्स दूसरा तो ऐड कर नहीं रहा है, तो डायरेक्ट T इज इक्वल टू M1 ही हो गया। ठीक है। और ये M2 के ऊपर देखेंगे तो F माइनस टी इज इक्वल टू M2A। ठीक है। अब ये T का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, कि जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस एक हो गया M1, यहाँ पे एक ब्लॉक है, और यहाँ पे मतलब टेबल है, टेबल के यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है M2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए। अब यहाँ पे स्ट्रिंग जो है, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम होगा, तो यहाँ पे टेंशन टी मार्क कर दिया, यहाँ पे भी टेंशन टी मार्क कर दिया। यहाँ पे फोर्स M2G हो गया, तो ये तो नीचे आएगा, तो M2G माइनस टी, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। एक्सेलरेशन ए ले लिया तो M2A हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस मास के लिए क्या होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो T इज इक्वल टू, अब ये भी तो आगे आ रहा है विद एक्सेलरेशन है, फोर्स कौन सा ऐड कर रहा है, टी मतलब M1 के लिए ड्राइविंग फोर्स ही टेंशन हो गया, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 इंटू ए। ठीक है। तो ये टेंशन का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज है। अच्छा, अब पुली मास सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं एकदम सिंपलेस्ट पुली डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। बट पुली मास सिस्टम से रिलेटेड और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन वन मोर वीडियो। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है। तो इसके लिए मतलब वीडियो मैं बड़ा बनाने से बड़ा नहीं बना रहा हूँ, वीडियो छोटे छोटे वीडियो, टुकड़े टुकड़े में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये पुली मास सिस्टम हो गया, तो M1 के लिए कलर चेंज पहले करते हैं हम लोग। तो M1 के लिए यहाँ पे हो गया M2G, M1 के लिए यहाँ पे हो गया M1G। ठीक है। M2 यहाँ पे टेंशन T हो गया, यहाँ पे टेंशन T हो गया। ठीक है। तो अब सिस्टम यहाँ पे एक्सेलरेशन ए, ये भी ऊपर जा रहेगा विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट देख लो यार, कि एक्सेलरेशन अगर निकालना है ना, तो नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। ठीक है। अब देखिए ये जो सिस्टम है ना, इस डायरेक्शन में मतलब सिस्टम को इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स है, इधर इधर फोर्स लग रहा है M2G, और इधर फोर्स लग रहा है M1G। M1G, बट सिस्टम कहाँ मूव कर रहा है, सिस्टम तो इधर ही मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स इस फोर्स से बड़ा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो M2G माइनस M1G होगा। और नेट मास क्या है, सिस्टम का मास क्या है, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ठीक है। यहाँ पे और चीज, यहाँ पे जो ये पुली है ना, पुली भी मासलेस है। ठीक है। पुली का अगर मास हो गया तब सिचुएशन थोड़ा अलग हो जाएगा, तब उस केस में टेंशन भी दोनों साइड स्ट्रिंग का टेंशन जो मैंने टी लिया है वो यहाँ पे T1 T2 लेना पड़ेगा, टेंशन सेम नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया M2 माइनस M1 इंटू जी डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है। अब वो यहाँ पे किसी भी एक का टेंशन का इक्वेशन फ्रेम करके हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू ट्वाइस M1 M2 G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है। ये एक सिंपल पुली मास सिस्टम हो गया, सिंपल पुली मास सिस्टम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब कुछ MCQs देख लेते हैं। ठीक है। तो ये नीट का प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन है, ये नीट 2014 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास M is indicated by force time graph. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड। ठीक है, ये है 0 और ये है 8। चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ठीक है। अब देखिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है dp बाई dt।
तो इसका मतलब डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में टाइम है। ये एफ डी टी मतलब क्या है, ये एरिया ऑफ द फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। और ये डीपी मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मतलब हमको एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया तो ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट हो गया 6। ठीक है, अब ये सेकेंड पार्ट है ना, ये देखिए नीचे की तरफ है, तो इसका एरिया निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका एरिया हम लोग को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस, ये स्क्वायर जैसा है 2, और स्क्वायर नहीं है सॉरी, रेक्टेंगल ही होगा। इधर ये 2 यूनिट्स है, इधर इधर है 3 यूनिट्स, तो 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया आपका, इस साइड हो गया आपका 4 से 6, मतलब 4 से 8, 4 यूनिट्स। ठीक है, और इस साइड हो गया आपका 3 यूनिट्स, सो 3 हो गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया 6, फिर ये 6 और ये 6 गया, 4 3 हो गया 12, सो 12 न्यूटन सेकेंड। 12 न्यूटन सेकेंड, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। A stone is dropped from a height h, ठीक है, it hits the ground with certain momentum p। ठीक है, तो मतलब h हाइट से अगर स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये p मोमेंटम से मतलब हिट करता है। वैसे स्पीड क्या है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, मतलब मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, अच्छा, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 100% मोर, 100% मोर मतलब हाइट डबल हो गया, ट्वाइस एच। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्राइक करेगा तो v इज इक्वल टू 2g इंटू ट्वाइस एच, ये होगा। तो मतलब √2 टाइम्स जो पहले का स्पीड था, v डैश लेते हैं, तो √2 टाइम्स पहले का स्पीड v था, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। अब देखिए, जो वेलोसिटी है वो पहले v था। ठीक है, अभी √2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, √2 मतलब क्या है, 1.414। ठीक है, तो मोमेंटम, अब तो परसेंटेज इंक्रीज जब करेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब 1.414 v माइनस v, सो दैट इज इक्वल टू 0.414। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41.4%। 41.4%, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेंस जो लिखा है ना, ये जेई मेंस नहीं है। ये मतलब पहले जो एआईपीएमटी नीट एग्जाम को बोलते थे एआईपीएमटी, तो उसका प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग पार्ट होता था। ठीक है, तो ये मेंस का है, मतलब 2 पेपर होते थे आपके मेडिकल एंट्रेंस के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर ये 2002 का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट, नाउ ए फोर्स ऑफ F is equal to 6t square plus I cap plus 4t j cap is applied on the object. Then velocity of the object at t equal to 3 second. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, बट इसमें गलती होने का चांस है। देखिए यहाँ पे आपको फोर्स दिया हुआ है, तो मास भी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। ठीक है, सो मतलब 6t² आई कैप बाई 3 प्लस 4t j कैप बाई 3। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया 2t² आई कैप प्लस 4t/3 j कैप। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हम क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है t = 3। अब हम लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू, हम लोगों ने ले लिया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये तो जीरो दे दिया, और ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी निकाला। तो ये चीज रॉन्ग होगा, क्यों रॉन्ग होगा, ये जो इक्वेशन है ना, हम लोग तभी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है।
यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो वहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा फिर? अब देखो, एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग dv बाई dt लिख सकते हैं। सो dv बाई dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t बाई 3 जे कैप। ठीक है, तो फिर dv यहाँ से निकालेंगे, dv इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप dt प्लस 4t बाई 3 जे कैप dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने से v आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, और लिमिट क्या हो जाएगा? देन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 3, मतलब यहाँ से टाइम 0 से 3, 0 से 3। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये टी स्क्वायर मतलब 2t³ बाई 3, लिमिट हो गया 0 से 3, प्लस 4t² बाई 3, लिमिट हो गया 0 से 3, 0 से 3। ठीक है, अच्छा, सो 2t³ बाई 3, अब 3³ बाई 3, 3³ मतलब एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 या 9, 9 टू 18, यहाँ पे आई कैप, सॉरी आई कैप जे कैप लिखना भूल गया, आई कैप यहाँ पे जे कैप, तो यहाँ पे आएगा 18 आई कैप। ठीक है, फिर 4t² बाई 3, मतलब आपका टी टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर मतलब हो गया आपका टी, 3 3 9, 9 मतलब एक तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12। यहाँ पे शायद मैंने एक चीज, ये 4t² बाई ये 2 होना चाहिए था ना, ये सॉरी, ये 4t² बाई 2 होना चाहिए था, इंटीग्रेशन में गड़बड़ कर दिया मैंने। आपका ये 4t बाई 3 था, है कि नहीं? तो ये 4, ये जो है इंटीग्रेशन 4t बाई 3, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4t² बाई 3 इंटू 2, मतलब यहाँ पे 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6। ठीक है, सो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3² बाई 6, 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया। ठीक है, सो ये हो गया आपका 4 4 9 जो 36, सो 6 6 हो गया। ठीक है, तो मतलब 6 जे कैप, 6 जे कैप। ठीक है, सो 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, दिस बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 5000 kg rocket is set for vertical firing. ठीक है, the exhaust speed is 800 meter per second, and to give an initial upward acceleration of 2 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed speed will be। ठीक है, अब देखिए, ये रॉकेट प्रोपल्शन का ये वाला केस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो v रिलेटिव dm बाई dt इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये होगा आपका v रिलेटिव dm बाई dt माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं? v रिलेटिव, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, v रिलेटिव dm बाई dt इज इक्वल टू एम जी प्लस ए होगा, एम जी प्लस ए होगा, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे देखिए, ये वाला रिलेशन अगर हम लोग यूज करते हैं, v रिलेटिव dm बाई dt इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, तो वी रिलेटिव कितना दिया हुआ है? एग्जॉस्ट स्पीड 800 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड, डीएम बाई डी हमको निकालना है। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है? 500, जी मतलब 10, और एक्सलेशन मतलब 20। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू आता है, ये मैंने करके रखा है यहाँ पे, 187.5। ठीक है, 187.5 बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है। ठीक है, 1998 का क्वेश्चन है। ठीक है, बट रॉकेट प्रोपल्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस sweeps stationary interplanetary dust at the rate of dm by dt is equal to alpha v, where m is the mass, v is the speed of the satellite, alpha is a constant. So acceleration of the satellite पूछा है, acceleration of the satellite. ठीक है, तो dm by dt हमारा दिया हुआ है, dm by dt हमको दिया हुआ है अल्फा v. ठीक है, तो देखिए फोर्स हो गया आपका, फोर्स था dm by dt. देखिए डीएम बाई डी टी अगर नजर आता है ना, तो इसका मतलब फोर्स का इक्वेशन आपका वी डीएम बाई डी टी ही होगा, ये तो हम लोगों को पता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे ऑप्शन नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स का बात कर बोल रहे हैं. खैर हम लोग माइनस साइन अभी इग्नोर करके करते हैं, आंसर तो नेगेटिव आना ही है. ठीक है, तो ये हो गया आपका वी टाइम्स डी एम बाई डी टी अल्फा वी हो गया, तो मतलब ये अल्फा वी स्क्वायर हो गया. तो ये फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, मतलब अल्फा वी स्क्वायर बाय एम, अल्फा वी स्क्वायर बाय एम. ठीक है, एम मतलब कैपिटल एम. ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब ये जो वॉल को हिट करने वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उस पे ये क्वेश्चन, ये 2000 में आया था. ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg हिट्स ए वॉल एट एन एंगल 60 डिग्री. ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 है, तो मतलब बीच का एंगल 60 होगा, तो मतलब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा. ठीक है, ये दोनों एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री. ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ये बॉल वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था ना, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे कितना था, ट्वाइस एम वी कॉस थीटा, ट्वाइस एम वी कॉस थीटा. ठीक है, हमको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है. देखिए चेंज इन मोमेंटम अगर ट्वाइस एम वी कॉस थीटा है, ठीक है, और जो टाइम है वो 0.2 सेकेंड दिया हुआ है, तो जो फोर्स होगा वो तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब ट्वाइस एम वी कॉस थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी. ठीक है, सो दिस इज 2, मास हो गया 3, स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. ठीक है, सो 10 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2, और यहाँ पे टाइम हो गया 0.2, टाइम हो गया 0.2. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आता है हमारा 150√3 न्यूटन, 150√3 न्यूटन, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. Two of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with speed 12 meter per second. Second part of mass 2 kg moves with speed 8 meter per second. ठीक है, तो ये दोनों तो 90 डिग्री में जा रहा है, मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है. तो एक का मोमेंटम p1 हो गया, एक का मोमेंटम p2 हो गया. तो जो p3 होगा वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगा, और जो P3 होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो P3 थर्ड प्लस पार्ट, उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मास m ले लेते हैं, तो m इंटू 4 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर, मतलब P1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर P2 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट. ठीक है, तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो m इंटू 4 इज इक्वल टू, ये हो गया 144, और प्लस हो गया आपका 256 स्क्वायर रूट, तो मतलब ये हो गया 400 स्क्वायर रूट, मतलब हो गया 20. ठीक है, तो m इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 kg. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप. ठीक है, एक रोप है, एक मंकी इसको पकड़ा हुआ है.
ठीक है। द रोप विल ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, बट विल नॉट ब्रेक, ठीक है, बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीज 25 kg, मतलब 25 kg से ज्यादा अगर होगा तो टूट जाएगा। तो मतलब जो टेंशन होगा वो 25, मतलब इसको अगर टूटना है टेंशन, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू 25 इंटू जी, ठीक है। अब 25 जी इंटू जी टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। तो उस केस में आपका इक्वेशन क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। टी इज इक्वल टू, मतलब क्यों हो रहा है, मतलब आपका ये जो इधर की तरफ फोर्स हो गया एम जी, सो टी माइनस एम जी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स, मतलब यहाँ पे देखिए टेंशन ऊपर की तरफ फोर्स ऐड कर रहा है, टेंशन हो गया ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ हो गया फोर्स हो गया एम जी, सिस्टम मूव मंकी जा रहा है ऊपर विद एक्सेलरेशन है, तो मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में बड़ा फोर्स होगा ना, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, सो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो टेंशन किसके लिए होगा, वो 25 जी, मतलब इतने में वो टूटा है, ये बैलेंसिंग लिमिट है। सो 25 जी इज इक्वल टू मास कितना है 20, ठीक है। जी हो गया, जी कितना दिया हुआ है 10 प्लस ए, ठीक है। सो 25, ये हो गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक है। सो 5 जी, 5 जी मतलब 50 हो गया, 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 4 ए, मतलब 4 ए इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब वो मैन एंड लिफ्ट वाला है ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट हो गया ना इसमें भी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। द पुली एंड द स्ट्रिंग्स शोन द फिगर आर स्मूथ एंड आर ऑफ नेग्लिजिबल मास, सिस्टम इक्विलिब्रियम में अगर है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे टेंशन टी, टेंशन अब थ्रू आउट द स्ट्रिंग तो सेम होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, ये भी टेंशन टी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एम जी है, मत यहाँ पे भी ये एम जी है, ठीक है। सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो इस केस में हम लोग यहाँ से हम लोग टी इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक है ऊपर, तो वहाँ पे ये हो गया टेंशन टी, ये हो गया टेंशन टी, और इधर हो गया आपका √2 एम जी नीचे फोर्स, है कि नहीं, और ये एंगल थीटा है, तो मतलब इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, सो 2t कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब इसका कंपोनेंट भी इस साइड और टी इसका भी इधर 2t कॉस थीटा हो गया, ठीक है। सो 2t कॉस थीटा इक्विलिब्रियम में है, तो 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 एम जी, ठीक है। टी क्या है, टी तो एम जी है, सो ये टी तो एम जी है ना, सो 2 टाइम्स एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 एम जी, तो एम जी कैंसिल हो गया, सो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/2, सो दैट इज इक्वल टू 1/√2, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका ऑप्शन 3 हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये 3 ब्लॉक सिस्टम का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 3 ब्लॉक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मास दिया हुआ तीनों ब्लॉक का 10 kg, M1 इज 10 kg, M2 इज 6 kg, M3 इज 4 kg, टेंशन T2 निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे M3 हो गया, M3 यहाँ पे है तो यहाँ पे ये T1 हो गया, ठीक है। M2 को अगर देखें, M2 इधर T1 होगा, इधर T2 होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेम टेंशन होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 मार्क करके रखा है तो T2 लिया है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 मार्क कर रखा है, इससे टेंशन T1 लिया है, ठीक है। तो M2 में तो इधर पीछे की तरफ T1 टेंशन ऐड करेगा, आगे की तरफ T2 हो गया, ठीक है।
M1 हो गया M1, ये M3 था, ठीक है। M1 जो है, M1 में क्या हो रहा है, इधर 40 न्यूटन और इधर हो गया T2, इधर हो गया T2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हमको एज्यूम करना है कि सारी चीजें एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तीनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको T2 निकालना है, ठीक है। अब देखिए M3 क्या है, M3 हो गया 4 kg, मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू 4 × A, ठीक है। M2 के लिए लिख सकता हूँ मैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2, M2 कितना है 6 × A, ठीक है। मगर T1 क्या है, T1 4A है, तो इसका मतलब T2 जो होगा वो 10A हो जाएगा, T2 जो हो जाएगा वो 10A हो जाएगा, ठीक है। अब M1 को अगर देखें, M1 तो 40 माइनस T2 इज इक्वल टू M1 है, M1 मतलब M1 कितना है 10, सो 10A, 10A। T2 क्या है 10A, ठीक है। मतलब 40 माइनस 10A इज इक्वल टू 10A, तो इसका मतलब 40 इज इक्वल टू 20A, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो T2 इक्वल टू कितना आता है 20 न्यूटन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे MCQs। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। खाली एक बात याद रखना कि मैं कुछ टाइप्स, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ, आपको मुझसे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बट ये इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोशिश कीजिए कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग डेली मतलब एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं MCQ के, ठीक है।